हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम। फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए थे, प्रथम नियम व द्वितीय नियम। फैराडे ने यह बताया था कि विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो इलेक्ट्रोड पर कोई पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है या विमुक्त होती है, उसकी मात्रा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है विद्युत अपघटन का मतलब होता है कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है। मान लेते हैं हम ये कोई विलयन है जो कि विद्युत अपघट्य है और इसमें दो इलेक्ट्रोड हम डुबा देते हैं। ये हमने दो इलेक्ट्रोड डुबा दिए, इनमें से एक इलेक्ट्रोड जो है वो प्लस दर्शाता है और एक इलेक्ट्रोड माइनस दर्शाता है। और जब इसको किसी विद्युत धारा से जोड़ दिया जाता है, किसी बैटरी से इसको जोड़ दिया जाता है, तो इसमें उपस्थित जो विद्युत अपघट्य है उनमें से कुछ जो है वो यहाँ पर एकत्रित होने लग जाते हैं, यानी कि प्लस पर एकत्रित होने लग जाते हैं और कुछ माइनस पर एकत्रित होने लग जाते हैं। तो इसकी मात्रा कितनी होती है, इस इलेक्ट्रोड पर विमुक्त हुए पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, यह बताया था फैराडे ने अपने प्रथम नियम के अनुसार। फैराडे ने दो नियम दिए थे, प्रथम नियम व द्वितीय नियम। प्रथम नियम होता है एक सेल के लिए और द्वितीय नियम जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणीबद्ध रूप से जोड़ दिया जाता है, तो उनके लिए फैराडे ने द्वितीय नियम दिया था। प्रथम नियम के अनुसार सबसे पहले हम प्रथम नियम देख लेते हैं। प्रथम नियम फैराडे का क्या था। प्रथम नियम के अनुसार फैराडे ने ये बताया था कि यहाँ पर पदार्थ की जो मात्रा इकट्ठी होती है, जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की निक्षेपित हुई मात्रा होती है, वो विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कि हमने यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित की है उसकी मात्रा के वो समानुपाती होती है। पदार्थ की मात्रा को हम मान लेते हैं W और जो विद्युत धारा की मात्रा है उसको हम मान लेते हैं Q। यानी कि जो पदार्थ की मात्रा है, निक्षेपित हुए इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है प्रवाहित किए गए विद्युत धारा की मात्रा के। यहाँ पर W जो है वो है पदार्थ की मात्रा, या हम लिख सकते हैं निक्षेपित या विमुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर पदार्थ, उसकी मात्रा। निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा। और यहाँ पर Q है विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा को हम कैसे नाप सकते हैं। विद्युत धारा की मात्रा को हम एम्पियर से नापते हैं। यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। यह आपको पता होगा, Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। I यहाँ पर है विद्युत धारा और T यहाँ पर है समय। तो यहाँ पर I जो है वो है विद्युत धारा, जिसको नापेंगे हम एम्पियर में, और यहाँ पर T इज इक्वल्स टू है समय, जो कि है सेकंड में। यानी इसका मतलब है प्रति सेकंड प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा को डिनोट करता है। यहाँ पर W इज इक्वल्स टू हो जाएगा, W क्योंकि समानुपाती में है तो यहाँ पर हो जाएगा W इज इक्वल्स टू ZQ। यहाँ पर जो Z है ये कहलाता है, Z इज इक्वल्स टू है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसे कहते हैं विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z का मान जो होता है वो होता है Z इज इक्वल्स टू E अपॉन 96500 कुलाम। 96500 कुलाम किसका मान होता है, F का। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं E अपॉन F के बराबर होता है Z, जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है वो E अपॉन F के बराबर होता है। F यहाँ पर होता है 96500 कुलाम।
अब हम देखते हैं ये जो E है, ये E होता है तुल्यांकी भार, ये कहलाता है तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर इसका नियम क्या हो जाएगा, अगर मैं Q का मान इसमें रख दूँ तो यहाँ पर नियम हो जाएगा W = ZIT। अगर हमें विद्युत धारा जो प्रवाहित कर रहे हैं वो पता है, समय पता है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम, E/F से इसका मान निकाल सकते हैं। F का मान निश्चित है 96500। E का मान किसी परमाणु के लिए होता है E आपको पता होगा, E होता है अणुभार बटा संयोजकता, अणुभार बटा संयोजकता यानी कि वैलेंसी। E यहाँ पर किसको दर्शाता है, E यहाँ पर दर्शाता है तुल्यांकी भार को। तो तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटा संयोजकता या फिर परमाणु भार बटा संयोजकता, ये हो सकता है। तो इसका ये जो है ये दर्शाता है फैराडे के प्रथम नियम को। फैराडे ने यह समझाया था कि किसी सेल में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अब हम देखते हैं कि द्वितीय नियम क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीय नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन के लिए द्वितीय नियम। फैराडे ने यह बताया था कि यदि हम दो विद्युत अपघटनी सेलों को मान लेते हैं, एक सेल है ये और दूसरा सेल है ये, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड है, ये दोनों श्रेणीबद्ध रूप से संयोजित हैं यानी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई एक विलयन भरा हुआ है, विद्युत अपघटनी विलयन, यहाँ पर दूसरा विद्युत अपघटनी विलयन भरा हुआ है और ये जो है ये दोनों सेल जो हैं वो श्रेणीबद्ध रूप से जुड़े हुए हैं आपस में। यहाँ पर हमने इसके लिए विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है और ये है प्लस और ये है माइनस, ये है प्लस और ये है माइनस। तो हम देख सकते हैं ये वाला जो है ये लिंक करता है इससे और ये लिंक करता है इससे। ये एक श्रेणीबद्ध रूप से जुड़े हुए 2 विद्युत अपघटनी सेल है। इनमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि अगर इसमें हम Q विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें भी Q विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसमें डिपॉजिट होने वाले, इसके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले, निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा यदि हम देखें, हम इसको मान लेते हैं W1 और इसको मान लेते हैं W2। तो प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए ये हो जाएगा W1 = Z1Q। Z1 दर्शा रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को और द्वितीय के लिए इसको मैं लगा देती हूँ समीकरण नंबर 1। दूसरे सेल के लिए हम देखेंगे, दूसरे विद्युत अपघट्य के लिए देखेंगे, द्वितीय विद्युत अपघट्य के लिए के लिए हो जाएगा W2 = Z2Q। दोनों में Q का मान समान है, ये है सेकंड समीकरण। अब देखेंगे फर्स्ट व समीकरण 2 से, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से क्या होगा, W1/W2 यदि करते हैं यानी इसका अनुपात यदि हम देखें तो Q तो दोनों में = है, बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा Z1/Z2। W1/W2 = Z1/Z2। अब हमें पता है Z होता है E/F या फिर 96500। तो Z1 के लिए हो जाएगा E1/96500 और Z2 के लिए हो जाएगा E2/96500। अब ये दोनों चीज़ें कॉमन है, अगर हम Z1/Z2 करते हैं तो 96500 ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी E1/E2। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि W1/W2 बराबर हो जाएगा E1/E2 के। यहाँ पर E जो है वो दर्शा रहा है रासायनिक तुल्यांक को या तुल्यांकी भार को। यहाँ पर हम लिख देंगे E यहाँ पर है तुल्यांकी भार या तुल्यांकी भार
या रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक। ये नियम था द्वितीय नियम। इससे हम अगर दो सेल साथ में जुड़े हुए हैं, हमें एक के पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका नियम क्या हो जाएगा। इसका नियम हो जाएगा फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, यदि दो सेल, दो वैद्युत अपघटनी सेल श्रेणीबद्ध रूप से जोड़े गए हैं, संयोजित किए गए हैं, तो उन पर जो पदार्थ की मात्रा का अनुपात जो होता है वो समानुपाती होता है। यानी पदार्थ की मात्रा जो है वो समानुपाती होती है तुल्यांक की भार या रासायनिक तुल्यांक के। फर्स्ट नियम में हमने देखा था पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है विद्युत धारा जो हम प्रवाहित करते हैं उसकी मात्रा के, और सेकंड नियम क्या दर्शाता है, पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांक की भार के। तो इस तरह से हम देख सकते हैं फैराडे ने दो तरह के नियम दिए थे। अब हम एक टर्म और देखते हैं जो हमने पढ़ा है F को, Z इज इक्वल्स टू E अपॉन F। हमने पढ़ा है Z इज इक्वल्स टू E अपॉन F। F जो होता है वो होता है 96500। 96500 कैसे आया? यहाँ पर F जो है यानी कि 1F का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो दर्शाता है 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, पर चार्ज 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। ये बहुत कॉमन चीज़ है और आपने 11th में पढ़ चुके हो आप ये लोग। तो ये जो है 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, आवेश होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 फैराडे इज इक्वल्स टू है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो हम 1 मोल के लिए क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर 1, यहाँ नीचे लिख देती हूँ 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 96500 कूलाम। यहाँ पर F जो है वो कूलाम में आएगा, कूलाम। तो 1 फैराडे इज इक्वल्स टू होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या फिर 1 फैराडे इज इक्वल्स टू होता है 96500 कूलाम। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू E अपॉन 96500 कूलाम। अब हम फैराडे के वैद्युत अपघटन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि हमें लास्ट में क्या पूछा गया है? कॉपर की मात्रा का परिकलन कीजिए। यानी कि ये सीधा का सीधा किससे संबंधित है? मात्रा कैलकुलेट करनी है, यानी कि फैराडे के नियम से संबंधित है। और कौन से नियम से संबंधित है? तो हमें इसमें ये पता लगाना है कि इसमें एक सेल है कि 2 सेल है। अगर 2 सेल होते हैं, 2 वैद्युत अपघटय होते हैं, तो उसके लिए सेकंड नियम लगेगा, और एक वैद्युत अपघटय है तो उसके लिए फर्स्ट नियम लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने सॉल्यूशन है, ये देखते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में 0.2 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित की गई। यदि कॉपर का एटॉमिक मास इतना है तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा का परिकलन कीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ही विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन, CuSO4 का विलयन। ये वैद्युत अपघटय है और इसमें CuSO4 में CuSO4 इसमें Cu2+ में होता है और SO4 जो होता है वो -2 में होता है। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन वैल्यू क्या क्या दिया गया है।
इसमें दिया गया है एम्पियर, यानी कि हमें आई दिया गया है, एम्पियर में आई दर्शाते हैं विद्युत धारा, तो हमें ये दी गई है 0.2 एम्पियर और हमें 15 मिनट तक प्रवाहित की गई है इस धारा को, यानी कि हमें समय दिया गया है 15 मिनट। अब 15 मिनट में है तो हमें इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि हमने प्रथम नियम में देखा था। तो यहाँ पर सेकंड में चेंज करना है तो हम इनटू कर देंगे 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 सेकंड। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कॉपर की मात्रा, यानी कि हमें W ऑफ Cu ज्ञात करना है, कॉपर की मात्रा ज्ञात करनी है, कॉपर की मात्रा कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा W = ZIT, ये होगा। अब हमें I पता है, T पता है, I दिया हुआ है क्वेश्चन में, T भी दिया गया है, लेकिन Z नहीं दिया गया। हमें Z की जगह पर यहाँ पर दिया गया है एटॉमिक मास, अणुभार दिया गया है, एटॉमिक मास परमाणु भार दिया गया है कॉपर का। अब हमें परमाणु भार दिया गया है तो हमें पता है Z = होता है E/F। E का मतलब मैंने बताया तुल्यांकी भार और F का मतलब फैराडे यानी 96500 कूलाम। तो यहाँ पर E जो है वो क्या दर्शाता है, E का मतलब होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार या परमाणु भार बटा वैलेंसी, जो परमाणु वैलेंसी दर्शाता है वो, यानी कि संयोजकता, एटॉमिक मास अपॉन संयोजकता। अब हमें एटॉमिक मास दिया गया है 63.5 और हमें संयोजकता पता है, कॉपर जो है वो 2+ संयोजकता दर्शाता है, 2+ वैलेंसी दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमाणु भार बटा संयोजकता, परमाणु भार इसका है 63.5 अपॉन में आ जाएगा 2 और F की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा * 96500। अब हमारे पास Z की वैल्यू आ चुकी है तो हम Z की वैल्यू भी यहाँ पर लिख देंगे। तो W = क्या हो जाएगा, W = Z की वैल्यू है 63.5 अपॉन में 2 × 96500। ऊपर आएगा I की वैल्यू है 0.2 और T की वैल्यू यहाँ पर, टाइम की वैल्यू हमने निकाली है सेकंड में, जो कि है 90। इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख रही हूँ निकाल के, 0.059 ग्राम इसका आंसर आता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आ रहा है 0.059 ग्राम। इसकी कॉपर की मात्रा हमें ज्ञात हो जाती है। तो हमने क्या किया है, हमने इसमें केवल धारा दी गई थी और टाइम दिया गया था और हमें एटॉमिक मास दिया गया था। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कितने वैद्युत अपघटे हमें यहाँ पर दिए गए हैं। एक ही वैद्युत अपघटे का विलयन दिया गया है तो हम नियम लगाएंगे, प्रथम नियम। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो ये एल्यूमिनियम बन गया, यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। उपयुक्त अभिक्रिया में एल्यूमिनियम एकत्रित होने के लिए यहाँ पर इसकी मात्रा है 90 ग्राम, ये मैं लिखना भूल गई हूँ। 90 ग्राम एल्यूमिनियम एकत्रित होने के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 90 ग्राम, यानी कि हमें W दे दिया गया है, W ऑफ Al हमको दे दिया गया है जो कि 90 ग्राम। और हमें क्या वैल्यू दी गई है, सबसे पहले दी गई वैल्यू देखेंगे। अब हमें इसके लिए कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, हमें इसमें केवल एक ही सेल का पता है कि इसमें एक ही सेल है। तो एक ही सेल के लिए फैराडे का कौन सा नियम लगता है, फैराडे का नियम लगता है प्रथम नियम। तो यहाँ पर प्रथम नियम के अनुसार W = हो जाएगा ZQ, या फिर हो जाएगा, अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें विद्युत की मात्रा निकालनी है, कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी, तो यानी कि हमें Q निकालना है। हमें Z का मान पता है, Z = होता है E/96500, यहाँ पर है ये Q और यहाँ पर है ये W। अब हमें अगर Q निकालना हो तो Q = हो जाएगा W × 96500 अपॉन E।
ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एटॉमिक मास अपॉन संयोजकता। तो हमें पता है चूंकि ई इज इक्वल्स टू होता है परमाणु भार, एटॉमिक मास परमाणु भार बटा वैलेंसी संयोजकता। अब एल्यूमिनियम का परमाणु भार क्या होता है? एल्यूमिनियम का परमाणु भार होता है 27। ये आप तभी याद रख पाएंगे जब आपको आवर्त सारणी याद हो। आप आवर्त सारणी की ट्रिक अगर जानना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आवर्त सारणी की ट्रिक बताई और परमाणु भार को कैसे याद रख सकते हैं, उससे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इनको कैसे याद रख सकते हैं, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इनके परमाणु भार याद नहीं है तो। फिर है अपॉन संयोजकता। संयोजकता इसकी यहाँ पर हमें पता है इसमें 3+ संयोजकता होती है, यानी कि इसकी संयोजकता हो गई 3। तो 27/3 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि इसका तुल्यांकी भार जो होता है वो 9 होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख देते हैं। Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 इंटू W इज इक्वल्स टू, W है 90 इंटू 96500 अपॉन 9। ये कट गया, इससे 10 आया। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है 96500। ये है कुलाम में, तो कुलाम, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 फेराडे। 10 फेराडे, क्योंकि 96500 जो होता है वो फेराडे के बराबर होता है इंटू 10, यानी 10 फेराडे यहाँ पर वैल्यू इसका आंसर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इस टाइप के अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़िए। अब हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर धारा 2 घंटों तक प्रवाहित की जाए तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। हमें पता है 96500 कूलॉम में, 96500 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। हमें पहले तो निकालनी है विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा कितने कूलॉम है वो निकालेंगे, उसके बाद उस कूलॉम की मात्रा जो आती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है आई जो कि दिया गया है 0.5 एम्पियर, और हमें दिया गया है 2 घंटों तक इसको प्रोवाइड करते हैं। 2 घंटों यानी कि टाइम हमको दिया गया है, समय दिया गया है 2। हम घंटों में दिया गया है तो हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा इंटू 60। ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। यह आपको पता है। यहाँ पर हमें विद्युत धारा की मात्रा निकालनी है कि विद्युत धारा की मात्रा कितनी है इतने समय में। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 इंटू 2 इंटू 60 यहाँ पर हो गई है Q की वैल्यू। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आती है 3600 कूलॉम वैल्यू आती है। अब हमें पता है 1 फेराडे में, यानी कि 96500 कूलॉम में इलेक्ट्रॉन की मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, या इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं कितनी? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 3600 कूलॉम में कितने होंगे? तो 3600 कूलॉम में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं इज इक्वल्स टू 3600 अपॉन 96500। तो ये हो जाएगा 3600 अपॉन 96500 मोल इलेक्ट्रॉन। अब मैं यदि मोल की वैल्यू रख दूं, यानी एवोगैड्रो नंबर का मान रख दूं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3600 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मोल इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को देखकर बाकी के जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है या फिर आपके पास कोई अदर बुक है तो आप उसमें से देखकर इस टाइप के क्वेश्चन को और अधिक सॉल्व करें, ताकि आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चंस करने में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में, उन वे सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से संबंधित क्वेश्चन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये द्वितीय नियम से संबंधित है? इसमें हम देखेंगे कि इसमें 2 तरह के विलयन दिए गए हैं, एक है अम्लीय जल और दूसरा CuSO4 विलयन, और दोनों के जो इलेक्ट्रोड है उन पर एक पर H2 गैस निक्षेपित हो रही है। कितने सीसी, कितनी मात्रा? 201 सीसी, और सीसी का मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, इतने वॉल्यूम उस पर निक्षेपित है, और कॉपर की मात्रा जो है वो 0.568 ग्राम निक्षेपित हुआ है। तो हमें कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होता है? ये होता है 63.5/2, यानी कि लगभग हमारे पास में आंसर ये आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 तरह के विलयन है, इसका मतलब 2 सेल आपस में जुड़े हुए हैं। मैं इसका छोटा सा प्रतिरूप यहाँ पर बना देती हूँ कि 2 सेल यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनमें 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। इनको इस तरह से विद्युत धारा से जोड़ दिया जाता है, श्रेणीबद्ध रूप से, श्रेणीबद्ध संयोजन इनका कर दिया जाता है। यहाँ पर ये है प्लस, ये है माइनस, और यहाँ पर है ये प्लस और ये है माइनस। यहाँ पर है एक सॉल्यूशन, क्या है? अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन है, इसका मतलब क्या है? ये है अम्लीय जल, अम्लीय जल है, तो इसका मतलब इसमें H+ आयन उपस्थित है, H+ आयन उपस्थित है और OH- आयन भी उपस्थित है। ये जो H+ आयन है अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, तो प्लस जो है वो माइनस की तरफ जाएगा, तो ये इसकी तरफ गया, ये विद्युत धारा दर्शा रहा है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये सॉल्यूशन है CuSO4 का सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन है CuSO4 का सॉल्यूशन। तो इसमें भी 2 तरह के आवेश हैं। कौन सा? 2 तरह के आयन हैं, एक है Cu2+ आयन और एक है SO4 आयन। ये जो कॉपर है ये इस माइनस की तरफ आकर्षित होगा, तो यहाँ पर कॉपर निक्षेपित होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन H2 गैस निक्षेपित होगी। H2 गैस कितनी निक्षेपित होगी? तो इसका हमें वॉल्यूम दिया गया है, H2 गैस V ऑफ H2 हमको दिया गया है जो कि है 201 सीसी, और यहाँ पर हमें CuSO4 की मात्रा दे दी गई है। देखिए यहाँ पर निक्षेपित दी गई मात्रा, यानी कि W ऑफ Cu हमें दे दिया गया है, कितना है? 0.568। तो हमें क्या निकालना है? हमें W ऑफ H2 निकालना है। इससे हम वो किस तरह से निकालते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आंसर में हमको लिखना है गिवन वैल्यू। हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है W ऑफ Cu इज इक्वल्स टू 0.568 ग्राम, और हमें दिया गया है V ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन जो वहाँ पर इकट्ठी हुई है उसका आयतन हमें दिया गया है 201 सीसी। अब हमें निकालना है W ऑफ H2, W ऑफ H2 निकालना है। तो इसके लिए इसको हम किस तरह से निकालेंगे? तो हमें मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें ये पता होना चाहिए N इज इक्वल्स टू होता है, N के 2 सूत्र हो सकते हैं। N इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन M, या फिर N इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन 22,400 ml, V अपॉन 22,400 ml। यहाँ पर अगर आयतन ml में दिया गया है, सीसी का मतलब यही है, क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है ml में ये वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 22,400 का इसका भाग दे देंगे। अब ये दोनों अगर समीकरण को हम साथ में लिख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W अपॉन M इज इक्वल्स टू V अपॉन 22,400, ये हो जाएगा। अब हमें इसमें W ऑफ H2 निकालना है। M ऑफ H2 हमको पता है, V हमें दिया गया है और ये वैल्यू दी गई है, तो हम W ऑफ H2 निकाल सकते हैं, यानी W ऑफ H2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा
22,004 W ऑफ H2 इज इक्वल्स टू V इंटू M ऑफ H2 अपॉन 22,400। ये वैल्यू हो जाएगी। V यहाँ पर है 201 इंटू हो जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 2 अपॉन 22,400। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है M ऑफ H2। अब हमारे पास में M ऑफ H2 निकल गया है, ये W ऑफ H2 हमारे पास में निकल गया है। अब हमें फैराडे के द्वितीय नियम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो वैद्युत अपघटनीय सेलों का संयोजन किया गया है। जब 2 सेल आते हैं तो उसके लिए फैराडे का द्वितीय नियम लगता है। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यहाँ पर लिखना है आपको, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार होता है W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। अगर मैं 1 को यहाँ पर कॉपर मान लूँ तो ये हो जाएगा W ऑफ Cu अपॉन W ऑफ H2, और यहाँ पर भी हो जाएगा E ऑफ Cu अपॉन E ऑफ H2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, यानी E ऑफ Cu को हम आगे ले आते हैं। अगर हम इसको आगे लाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, E ऑफ Cu इज इक्वल्स टू W ऑफ कॉपर इंटू E ऑफ H2 अपॉन W ऑफ H2। ये वैल्यू हो जाएगी। W ऑफ Cu इज इक्वल्स टू क्या है, जो कि हमें वैल्यू दी गई है, जो कि है 0.568, और E ऑफ H2 क्या होगा, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना होता है, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार होता है 1, क्योंकि इसका मास भी 1 होता है और इसकी संयोजकता भी 1 होती है, तो दोनों एक 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन W ऑफ H2 हमने निकाला है, ज्ञात किया है। W ऑफ H2 हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 201 इंटू 2 और ऊपर आ जाएगा 22,400, ये हो जाएगा। और हम इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है लगभग, मैं यहाँ पर लगभग लिख रही हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 31.6 ग्राम। यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार 31.6 निकल जाता है, इसको ग्राम में नहीं लिखेंगे, 31.6 W ऑफ E ऑफ Cu, यानी कि इसका कॉपर का तुल्यांकी भार हमारे पास लगभग वैसा ही निकलता है, 63.5 अपॉन 2 करके जो हम तुल्यांकी भार निकालते हैं उसी के जैसा निकलता है लगभग। अगर आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चंस नहीं किए हैं और नोट्स नहीं लिखे हैं तो घबराइए मत, आपको इस वीडियो के एंड में मेरे नोट्स शो होंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर भी शो होंगे, तो आप उनको नोट कर सकते हैं या अपने फ़ोन में सेव रख सकते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं और भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।